हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में हैं और बायोलॉजी का पेपर देने वाले हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक की सबसे स्पेशल वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। आपको मालूम है कि इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों बार बार पूछे जाने वाला मैं प्रश्न आप लोगों को बताने वाला हूँ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 3 नंबर वाले प्रश्न बताने वाला हूँ। आपके एग्जाम में 3 नंबर वाले प्रश्न 12 आते हैं। तो 12 × 3 = 36। 36 नंबर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पक्का कराने वाला हूँ। और वो प्रश्न बताने वाला हूं जो कि मेरे प्यारे बच्चों 99% चांसेस है कि वो प्रश्न आपके आएंगे जो हर साल आते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको कंप्लीट 36 नंबर देने वाला है। और इस वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करना। और इसका पीडीएफ मेरे प्यारे बच्चों में आप लोगों को बिल्कुल फ्री में देता हूं। पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां पे ज्वाइन हो लेना। यहाँ पे एक एक वर्ड आप समझते जाओ, बस प्रश्न को पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम पे मैं फ्री में दे देता हूँ। बस इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझा रहा हूँ, एक एक वर्ड अच्छे से समझते जाना और इनको तैयार कर लेना। 36 नंबर आज की इस वीडियो में बायोलॉजी में आप लोगों का बिल्कुल क्लियर है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रखा है। पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह है कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? इसमें पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल एग्जाम में आने वाला प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो प्रश्न यह है कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं और इसमें पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? मेरे प्यारे बच्चों आपको भी मालूम है कि अंडाशय अंडाशय से किसका निर्माण होता है? मेरे प्यारे बच्चों फल का निर्माण होता है। और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। ये बात तो आप लोगों को भी मालूम है। देखिए मैं आपको पढ़ता हूं और एक एक वर्ड आपको समझाने का प्रयास करता हूं, यहीं पे याद करा दूंगा आप लोगों को। देखिए क्या है, कह रहा है कि निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है। ये बात आपको भी मालूम है कि अंडाशय से किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। और वह पुष्प के शेष अंग झड़ जाते हैं। ठीक है, जब निषेचन होता है तो निषेचन के बाद अंडाशय से तो फल का निर्माण होता है और जो बचे हुए उसके अंग होता है वो क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। और ऐसे फल को ही हम लोग क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। ऐसे फल को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यार? जो सत्य फल कहते हैं। लेकिन लेकिन यदि फल का विकास जो है वह अंडाशय से न होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है तो ऐसे फल को हम लोग क्या बोलते हैं? आभासी फल कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और इसमें प्रमुख रूप से पुष्पासन भाग फल की रचना करता है। अब आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों कि देखिए अधिकांश फल में आपको यह देखने को मिलेगा कि अधिकांश फल में अंडाशय से फल का निर्माण होता है। ठीक है, और सभी शेष अंग उसके झड़ जाते हैं। लेकिन यदि फल का विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, जैसे पुष्प का किसी अन्य भाग पुष्पासन से होता है, तो ऐसे फल को हम लोग बोलते हैं आभासी फल। ठीक है, तो आभासी फल उसे कहते हैं कि जिनका निर्माण अंडाशय से न होकर किसी पुष्प के अन्य किसी भाग से होता है, जिसे पुष्पासन से हो रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं आभासी फल। तो पूरा का पूरा डिटेल में आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों समझ में यहीं पे याद हो गया होगा। जब भी ये प्रश्न आएगा तो अपने से तुरंत आप लिख दोगे और ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। और इतना सरल शब्दों में कोई पूरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को बताने वाला नहीं है जितना सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर हो गया है पहला प्रश्न? चलिए, बहुत कम समय में मैंने इसको बिल्कुल आसान तरीके से क्लियर कर दिया। और आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पे कि बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। यह भी प्रश्न जो है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप इस प्रश्न को कह सकते हो। देखिए बहुभ्रूणता क्या होता है, तो ध्यान से इसको समझिए, ये भी तुरंत याद हो जाएगा कि जब किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं तो इस प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप ऐसे कह सकते हो कि जब बीजांड में एक से अधिक भ्रूण शामिल हो जाते हैं या मिल जाते हैं तो बहुभ्रूणता की घटना होती है। ठीक है, और बोला है कि यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति के कारण होता है। मैंने वही बोला कि बीजांड में एक से अधिक भ्रूण अगर आपस में शामिल हो जाते हैं तो बहुभ्रूणता की घटना होती है। जैसे यहाँ पे पाइनस, संतरा आदि एग्जाम्पल देके आप लिख सकते हो। और यहाँ पे इस अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक लिख लीजिएगा कि सर्वप्रथम, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर लीजिए कि सर्वप्रथम सर्वप्रथम एंटीनो वान ल्यूवेनहॉर्क, ठीक है, एंटोनी एंटोनी वान
लुवेन हॉक, लुवेन हॉक, लुवेन हॉक, ठीक है। सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूवेन हॉक वैज्ञानिक ने किसमें, संतरे में, यहां लिख भी देता हूं, किसमें, संतरे में, संतरे में बहुभुरता की खोज किया था। यह बात आप लोगों को याद रखिएगा। सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने संतरे में बहुभुरता की खोज उन्होंने किया था। तो समझ में आ गया आप लोगों को बहुभुरता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, बिल्कुल आप इतना लिखिएगा। 3 नंबर आप लोगों की स्पेशल कोई काट नहीं सकता है, बता देता हूं, और उतना आसान शब्दों में कोई आपको बताएगा भी नहीं। क्लियर है? तो बहुभुरता आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों की, जब बीजांड में एक से अधिक ब्रूकोट शामिल हो जाते हैं तो बहुभुरता की घटना होती है। चलिए आगे देखते हैं, और अगला प्रश्न नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है यहाँ पे, दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको कोई काट नहीं सकता, इस पे ट्रिपल स्टार बना लीजिए। वेरी वेरी, द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन मेरे प्यारे बच्चों, तो दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे पहले पढ़ता हूं फिर समझाता हूं एक एक वर्ड आपको। कह रहा है कि पराग नलिका में, पराग नलिका में दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। तो पराग नलिका में जो केंद्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों, केंद्रक किसके तरह कार्य करने लगता है, नर युग्मक की तरह कार्य करने लगता है। तथा भ्रूण कोश, अभी हमने देखा, तथा भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद एक नर युग्मक अंड कोशिका से निषेचित हो जाता है, तथा दूसरा नर युग्मक जो है वह द्वितीय केंद्रक से निषेचित हो जाता है। एक तो अंड कोशिका से निषेचित करता है, वहीं दूसरा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वह द्वितीय केंद्रक से निषेचित कर जाता है। अर्थात यहां पर एक ही भ्रूकोश में कितने बार, 2 बार निषेचन होता है, और इस प्रक्रिया को ही हम लोग दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे नर केंद्रक जो है मेरे प्यारे बच्चों वह नर युग्मक का काम करने लगता है। किसका, नर युग्मक का कार्य करने लगता है। ठीक है, अब भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद एक नर युग्मक जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वह पहला जो नर युग्मक है वह अंड कोशिका से निषेचित कर लेता है, अंड कोशिका के साथ अपना निषेचन करता है। और वहीं अगर हम दूसरा बात करें तो दूसरा जो होता है नर युग्मक वह द्वितीय केंद्रक से, किससे, द्वितीय केंद्रक से, जो लिखा है वही मैं लिख रहा हूं, द्वितीय केंद्रक से निषेचित हो जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, और एक ही भ्रूकोश में कितनी बार, 2 बार निषेचन हो रहा है। तो इस प्रक्रिया को, इस घटना को मेरे प्यारे बच्चों दोहरा निषेचन हम लोग कहेंगे। क्लियर है? कोई भी डाउट मेरे प्यारे बच्चों नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आसान शब्दों में लिख के लेकर आया हूं, बिल्कुल आसान शब्दों में, और यहीं पे याद हो गया होगा। अब इसमें याद करने वाली क्या बात है, तो देखो कितना सिंपल है। पराग नलिका में दोनों नर केंद्रक जो है नर युग्मक की तरह कार्य करने लगते हैं, और भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद एक नर युग्मक जो है अंड कोशिका से निषेचित हो जाता है, और दूसरा जो होता है नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से निषेचित हो जाता है। अर्थात यहाँ पर एक ही भ्रूण कोश में 2 बार निषेचन होता है, और इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। तो देखिए कितना सिंपल है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये भी प्रश्न आप नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आवर्त चक्र क्या है, आवर्त चक्र का कौन सा हार्मोन्स नियमन करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यह प्रश्न तो हर साल बनता है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। आवर्त चक्र क्या है, आवर्त चक्र का कौन सा हार्मोन्स नियमन करता है, आपको भी मेरे प्यारे बच्चों मालूम है। देखिए कह रहा है कि मादाओं में, मादाओं मतलब फीमेल में, लड़कियों में, मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है। आपको भी मालूम है मेरे प्यारे बच्चों की प्रत्येक फीमेल में मेरे प्यारे बच्चों 28 दिन बाद अंडाशय से जो होता है वह अंडाणु जो होता है रिलीज होता है, अंडाणु निकलता है। और उस दौरान कोई भी जो शुक्राणु है वह अंडाणु से मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पर निषेचन की क्रिया हो जाती है। और मेरे प्यारे बच्चों अगर नहीं मिलता है तो वो फैलोपियन एक नलिका होता है, वहां पे कुछ दिनों तक वो इंतजार करता है। जब कोई शुक्राणु अगर वहां पे पहुंच जाएगा तो निषेचन हो जाएगा, और नहीं पहुंचेगा तो वो वही अंतर गर्भाशयी दीवार के साथ अंडाणु से मिलकर वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसका क्षय हो जाता है। और वही ब्लड रक्त के थक्के के रूप में, रुधिर स्राव के रूप में आप कह सकते हो, शरीर से योनि के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। और इसी को हम लोग माहवारी या मासिक चक्र हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बता रहा हूं, कोई छोड़ ना रही हूं। तो देखिए वही चीज लिखा है कि मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन,
के चक्र में होता है, जिसे आवर्त चक्र या हम लोग क्या कहते हैं, मासिक चक्र या उसे आप ऋतुस्राव चक्र आप कह सकते हो। ठीक है, उसी को हम लोग मासिक चक्र कहते हैं या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं या आवर्त चक्र कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में यह 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है। मतलब कि हर एक लड़की में 12 से 13 वर्ष की आयु में यह आवर्त चक्र जो होता है पूरा होने लगता है, मतलब वहां से उन लोगों के पीरियड आने शुरू हो जाते हैं। तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में वो क्या होता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को क्या करता है, वो दर्शाता है। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण करता है तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भधारण में सक्षम हो जाता है। ठीक है, और आवर्त चक्र का नियमन करने वाले हार्मोन्स जो होता है वो LH तथा FS हार्मोन्स होते हैं मेरे प्यार बच्चों। अब LH हार्मोन्स क्या होता है और FSH हार्मोन्स क्या होता है, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं इसका फुल फॉर्म। चलिए, एक तो LH हार्मोन्स होता है और एक आपका FSH हार्मोन्स होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, लिख लीजिए मेरे प्यार बच्चों। एक आपका LH हार्मोन्स होता है और आपका FSH हार्मोन्स होता है। ठीक है, LH का मतलब क्या होता है, ल्यूटेनाइजिंग। क्या होता है, ल्यूटेनाइजिंग, ल्यूटेनाइजिंग, ल्यूटेनाइजिंग IH से हार्मोन्स, हार्मोन्स। ठीक है, और दूसरा होता है FSH, इसका होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, क्या होता है, फॉलिकल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग, म्यूलेटिंग हार्मोन्स, हार्मोन। ठीक है, तो दोनों का मैंने फुल फॉर्म आप लोगों को बता दिया। और एक चीज और यहाँ पे नोट कर लीजिए, मैंने अभी बताया कि महिलाओं में जब पहली बार वो आवर्त चक्र आता है जो कि 12 से 13 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाता है, तो पहली बार जब पीरियड आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यार तो, रजो दर्शन। क्या कहते हैं, रजो दर्शन कहते हैं। जब पहली बार फर्स्ट टाइम पीरियड आता है महिलाओं में तो उसको हम लोग रजो दर्शन कहते हैं। और जो लास्ट बार जब आता है, अंतिम बार आता है, जो कि लगभग 50 से लेकर 55 वर्ष की उम्र में समाप्त हो जाता है, तो उस समय जब लास्ट बार आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारों, तो रजो निवृत्ति। क्या कहते हैं, रजो निवृत्ति। क्लियर है, तो यहाँ पे दोनों चीज आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्लियर है मेरे प्यारों, चलिए, तो आवर्त चक्र क्या है, आवर्त चक्र का कौन सा हार्मोन नियमन करता है, तो दो हार्मोन्स होते हैं LH और FSH। और आवर्त चक्र होता क्या है, मैंने बिल्कुल आप लोगों को डिटेल में एक एक वर्ड बता दिया खोल कर पूरा एकदम, ताकि कभी भूलो ना, कभी भी जब ये प्रश्न आए तो आप इसका उत्तर बिल्कुल आसान तरीके से दे पाओ मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका अपरा। क्या है, अपरा क्या है और इसके मुख्य कार्य लिखिए। ये भी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अपरा क्या है और इसके मुख्य कार्य लिखना है। देखिए अपरा किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि वह अंग, ध्यान से सुनिएगा, वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त से पोषण पहुंचता रहता है और भ्रूण वृद्धि करता है, उस अंग को अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए कि यह गर्भाशय है और इस गर्भाशय में अगर कोई भ्रूण है, यहाँ पे अगर कोई भ्रूण है, तो इस भ्रूण को जो भी माता के रक्त से, क्योंकि उसको जब पोषण मिलेगा तो माता के ब्लड से ही मिलेगा, तो माता के रक्त से जो भी पोषण मिलता है उसे ही हम लोग अपरा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए भ्रूण, बच्चे को शिशु नहीं कहा जाता है, जब तक बच्चा जो है वो पेट में है तब तक उसको भ्रूण कहा जाता है। जब इसका जन्म हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, उस समय इसको शिशु नाम दिया जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त से पोषण मिलता है। अरे माता जो भी खाएंगी, जैसे दाल चावल खा रहे हैं तो दाल चावल इसके शरीर में थोड़ी जाएगा, वो दाल चावल माता के शरीर में जो ब्लड के रूप में जो पोषण मिलता है, तो ब्लड के पोषण जो होता है वो पोषण इसके शरीर में जाता है रक्त के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। इसके कार्य क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो कार्य वही चीज पहला कि इसके द्वारा भ्रूण को पोषण में ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो पहली बात तो भ्रूण को उसी से, उनके ब्लड से पोषण उनको मिलता है, जो भी इनके शरीर में पोषण होता है वो ट्रांसफर हो जाता है इनके ब्लड के माध्यम से भ्रूण में, और ऑक्सीजन मिलता है। इसी के साथ साथ इसके द्वारा उत्सर्जित पदार्थ भ्रूण से रुधिर में पहुंचते हैं।
ठीक है। जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो भ्रूण से रुधिर में पहुंच जाते हैं। जो भी बच्चे के शरीर में जो उत्सर्जी पदार्थ होंगे, ठीक है, वह ब्लड के माध्यम से कहाँ पहुंच जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उनके माता के रक्त में पहुंच जाते हैं। इसके बाद अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन्स गर्भावस्था बनाए रखने और शिशु के जन्म के सहायक होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अपरा द्वारा, जिससे ब्लड के माध्यम से उनको मिल रहा है पोषण, तो कह रहा अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन्स गर्भावस्था बनाए रखने और शिशु के जन्म में सहायक होते हैं। उनके द्वारा जो हार्मोन्स प्राप्त होते हैं, तो क्या कहते हैं कि शिशु के जन्म में वो क्या होते हैं? सहायक होते हैं और उनको स्वस्थ बनाने में मदद रखते हैं। इसीलिए देखोगे डिलीवरी के समय में जो माता और जो माता होती हैं वो कमजोर हो जाती है ज्यादा, क्योंकि वो ज्यादा से अधिक ब्लड उनके पोषण के रूप में उन्हीं बच्चे को चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब डिलीवरी केस होता है, उस जब गर्भावस्था में होती है महिलाएं, तो उनको अच्छे से पोषण दिया जाता है, फल फ्रूट्स वगैरह दिए जाते हैं ताकि उनको कमजोरी ना हो, ब्लड ज्यादा से ज्यादा बने ताकि बच्चों को भी ध्यान रख पाए और वो अपना भी ध्यान रख पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। क्लियर हो गया मेरे प्यार बच्चों? बिल्कुल आसान शब्दों में, बिल्कुल डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया। अगला प्रश्न देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न नंबर 6। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 क्या है यहाँ पे? प्रश्न नंबर 6 है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, या इसी को इंग्लिश में हम लोग एमटीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमटीपी भी पूछा जाता है। ठीक है, एमटीपी मतलब क्या होता है? एम मतलब जैसे मेडिकल, मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं, मेडिकल, और टी से क्या होता है मेरे प्यार को? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ, पी से प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी यहां पर लिख लीजिएगा। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। कभी कभी एमटीपी पूछ लेता है, ठीक है, कि एमटीपी पर टिप्पणी लिखिए, या कभी कभी चिकित्सक सगर्भता समापन से आप क्या समझते हैं? चलिए इसको जानते हैं मेरे प्यार बच्चों। इसमें क्या होता है कि एमटीपी क्या होता है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें गर्भ अवधि पूर्ण होने से पहले ही गर्भपात करा दिया जाता है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, गर्भपात का मतलब कि गर्भ में ही बच्चे को मार दिया जाता है या उसको गिरा दिया जाता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई दो लड़के लड़कियां हैं, अगर वह अभी बच्चा नहीं चाहते हैं, गलती से मान लीजिए कि बच्चा होने वाला है उन लोगों का, गलती से वो अभी चाहते नहीं, होने वाला है, तो उस समय वो क्या करते हैं कि किसी डॉक्टर से चिकित्सीय सगर्भता समापन से उसको बच्चे को गर्भपात करा देंगे, उसको गिरा देंगे, जैसे एबॉर्शन होता है उस प्रकार। ठीक है, और यह प्रक्रिया प्रथम तिमाही अथवा 12 सप्ताह तक सुरक्षित होता है। मतलब 3 महीने तक आप ये क्रिया करा सकते हो। अगर बच्चा 3 महीने तक है तब तक ये प्रक्रिया आप करा सकते हो। उससे अधिक होगा तो फिर जान का भी खतरा हो सकता है। ठीक है, बोला है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य जो है वो बलात्कार एवं असुरक्षित, ठीक है, बलात्कार एवं असुरक्षित यौन संबंध से उत्पन्न अनचाहा शिशु में जन्मजात रोग आदि दशाओं गर्भ समापन करना होता है। इसका मतलब आप समझिए, कह रहा है कि यौन संबंध से उत्पन्न अनचाहा गर्भ, मतलब कि इसका प्रक्रिया जो चिकित्सा गर्भाशय समापन जो होता है वो अनचाहा गर्भ, वही चीज कि अगर बच्चा आप नहीं चाहते हो तो उसके लिए आप ये काम कर सकते हो। और शिशु में जन्मजात रोग, ठीक है, शिशु में जन्मजात रोग का मतलब कि अगर आपको मालूम चल गया कि आपके पेट में जो बच्चा है वो जन्म से ही किसी रोग का शिकार है, बड़े रोग का शिकार, तो आप यह काम कर सकते हो, उस बच्चे को आप मार सकते हो, उसी के अंदर एबॉर्शन करा सकते हो, क्योंकि कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको मालूम चल गया कि बच्चे के अंदर रोग है, बाहर भी आएगा तो फिर वो रोग रहित ही रहेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। और साथ ही साथ बलात्कार के रूप में भी आप कह सकते हो। मान लीजिए कोई लड़की है, अगर उसका कोई बलात्कार कर देता है, उसके पेट में अगर कोई बच्चा है, तो उस केस में मेरे प्यार बच्चों यह आप काम करा सकते हो, चिकित्सीय सगर्भता समापन। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसके बाद देखिए क्या है, लेकिन आज के समय में इसका दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या में किया जाता है। मेरे प्यार बच्चों ये बहुत, देखिए आज के समय में इसका दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के रूप में किया जाता है, कि जैसे ही आप वहां पे आपको मालूम चल गया, ठीक है, कि लड़की होने वाली है, तो आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कि लड़कियों को नहीं चाहते हैं तो लड़कियों को एबॉर्शन करवा देते हैं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतना आगे कि पहले ही मालूम चल जाएगा कि लड़का है कि लड़की हो रही है। तो लड़की होती है तो वहां पे उन लोग अधिकांश एबॉर्शन करवा देते हैं, लोग लड़कियों को नहीं चाहते हैं। तो वही बोला कि लेकिन आज के समय में इसका दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के रूप में किया जाता है, जिसे सरकार ने गैर कानूनी बताते हुए इस पर रोक लगाने का कानून बनाया है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है,
चलिए, यहां तक क्लियर हो गया। अगर ऐसा काम करते हो तो इस पे सरकार भी कानून बनाई हुई है, ठीक है, रोक लगाने के लिए। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गया ना। चिकित्सा सगर्भता समापन से आप क्या समझते हैं, मतलब एक एक वर्ड में आपको डिफाइन कर रहा हूँ, इतना सरल तरीके से बता रहा हूँ कि एक बार जो सुन भी लेगा ना इस वीडियो को, तो सुनने के बावजूद भी जब भी एग्जाम में जाएगा तो उसको इतना याद रहेगा इन चीजों के बारे में कि अपने से भी इन चीजों को लिख लेगा वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7वां। देखिए प्रश्न नंबर 7वां क्या है। प्रश्न नंबर 7वां मेरे प्यारे बच्चों कि उल्ववेदन या एमनियोसेटेसिस पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों उल्वेदन, देखो एमनियोसेटिस जो इंग्लिश वर्ड है लेकिन ऐसे ही पूछता है। उल्वेदन या एमनियोसेटिस पर टिप्पणी लिखिए, ये क्या होता है ध्यान से समझिए। कह रहा है कि यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग करके गर्भावस्था में भ्रूण की गुणसूत्र असमानताएं तथा अन्य अव्यवस्थाओं की जानकारी के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि उल्वेदन से आप, इसकी टेक्नोलॉजी से आप गर्भावस्था में भ्रूण की पूरी जानकारी आप ले सकते हो कि लड़का है कि लड़की है, लड़का स्वस्थ है कि नहीं है, लड़के में क्या कमी है, सब कुछ पता लगा सकते हो उल्वेदन से। तो वही कह रहा है कि यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग हम करके गर्भावस्था में भ्रूण की गुणसूत्र, उसके असमानता तथा अन्य अव्यवस्था की जानकारी के लिए किया जाता है। और इसमें गर्भावस्था से एमनियोटेकिक द्रव का इंजेक्शन के माध्यम से निकाला जाता है तथा इस द्रव का नमूना लेकर इसमें गुणसूत्र की असमानताओं का निरीक्षण किया जाता है। कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों की महिला की गर्भावस्था से एमनियोटेकिक द्रव एक होता है, एमनियोटेटिक द्रव को लेकर, ठीक है, तो एमनियोटिक द्रव को लेकर इंजेक्शन में भरकर, ठीक है, इंजेक्शन के माध्यम से क्या किया जाता है, उसको निकाल लिया जाता है उस द्रव को, और उसका एक सैंपल लेकर वहां पे उसके गुणसूत्रों की असमानताओं का निरीक्षण किया जाता है। लेकिन इसके द्वारा लिंग का भी जांच होता है। लिंग का जांच वही मैं बताया ना पहले आप लोगों को कि उसके माध्यम से आपको मालूम चल जाएगा कि लिंग क्या है, मेल है या फीमेल, लड़का है या लड़की है। और यही कारण है कि आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के रूप में किया जाने लगा। यही कारण है कि जब आगे से मालूम चल जा रहा है कि लड़का है या लड़की है, तो लड़की आगे से मालूम चल जा रहा है तो लोग लड़की चाहते नहीं है, इसलिए वो अबॉर्शन करवा देते हैं। ठीक है, यही चीज है कि कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जाने लगा इसका दुरुपयोग। और भारत सरकार ने लिंग निरीक्षण, जो लिंग परीक्षण को गैर कानूनी घोषित किया है, उसको अवैध माना गया है मेरे प्यारों कि अगर कोई लिंग परीक्षण करा रहा है तो वो अवैध के रूप में गिनती होगी। लेकिन भाई आजकल सब कुछ जायज है, पैसा दीजिए तमाशा देखिए, सब कुछ हो जा रहा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, पैसे के माध्यम से। तो क्लियर हो गया। उल्वेदन या एमनियोसेटिस पर जब भी टिप्पणी लिखने के लिए आएगा तो हमें तो नहीं लगता है कि कभी जिंदगी में आप भूलोगे। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आने ही वाला है। तो अपने से भी एक बार सुने रहोगे, एक बार वीडियो को भी देखे भी रहोगे इस वीडियो को, फिर भी आप बना के लिख दोगे। अन्यथा मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, इतना अच्छे से समझा रहा हूँ, फिर भी आप इस क्वेश्चन को अगर नहीं तैयार करते हो तो फिर आपको कोई इस दुनिया में पढ़ा नहीं सकता, इतना बता रहा हूँ आपको। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न 8वां। 8वां प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिए। 8वां प्रश्न है कि मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है उसे देखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे मधुमक्खियों में 3 प्रकार की मधुमक्खी होती है। 3 प्रकार की मधुमक्खी कौन कौन सी होती है, ध्यान से देखिए। एक तो होती है रानी मधुमक्खी, दूसरा होता है श्रमिक मधुमक्खी, और तीसरा होता है नर या ड्रोन मधुमक्खी। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, रानी मधुमक्खी जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो रानी मधुमक्खी द्विगुणित होती है। क्या होती है, द्विगुणित। और श्रमिक मधुमक्खी भी द्विगुणित होती है। लेकिन नर या ड्रोन मधुमक्खी जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होती है, अगुणित होती है। क्या होती है, अगुणित। अब यहां से आप लोगों को ध्यान देना है एक चीज कि देखिए कि मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है उसको समझिए। देखिए रानी मधुमक्खी का विकास निषेचित अंडे से होता है। रानी मधुमक्खी का विकास किससे होता है, निषेचित अंडे से। तो रानी मधुमक्खी का विकास, एक चीज तो आपको कंफर्म हुआ कि इसका विकास जो होता है वो किससे होता है, निषेचित अंडे से होता है। निषेचित अंडे से होता है। फिर बोला है कि श्रमिक मधुमक्खी का विकास भी निषेचित अंडे से होता है। तो जो श्रमिक मधुमक्खी है इसका भी विकास जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो निषेचित अंडे से ही होता है। निषेचित अंडे से ही होता है इसका भी विकास। ठीक है, इसके बाद जबकि नर मधुमक्खी का विकास जो होता है अनिषेचित अंडे से होता है। नर या ड्रोन मधुमक्खी जो होता है उसका विकास जो होता है अनिषेचित अंडे से होता है। अनिषेचित अंडे से होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी
देखिए, रानी मधुमक्खी और नर, जिसे ड्रोन कहते हैं, नर मधुमक्खी का काम सिर्फ, उनका काम क्या होता है? उनका काम सिर्फ संतान उत्पन्न करना होता है, ठीक है। और जबकि श्रमिक मधुमक्खी का काम फूलों से मधु रस इकट्ठा करना होता है, और श्रमिक मधुमक्खियों में लैंगिक अंग अविकसित होते हैं। अब मेरे प्यारों बच्चों ध्यान से समझिए, तो इसका मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो ध्यान से देखिए, एक तो रानी मधुमक्खी और नर या ड्रोन मधुमक्खी, ये आपस में क्रिया कर कर ये सिर्फ संतान उत्पन्न का काम करती हैं, बच्चा पैदा करने का काम करती है। और जो श्रमिक मधुमक्खी होता है, इसका विकास तो निषेचित दंडे से होता है, लेकिन यह वो प्रक्रिया नहीं कर सकता है, ठीक है। इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि यह श्रमिक मधुमक्खी में लैंगिक अंग अविकसित होता है। लैंगिक अंग जो होता है अविकसित होता है, जो कि वो कभी भी संतान पैदा नहीं कर सकता है। और इसका काम क्या होता है? श्रमिक मधुमक्खी का इसका काम सिर्फ क्या होता है कि शहद इकट्ठा करना होता है, फूलों से मधुर रस इकट्ठा करना होता है, शहद इकट्ठा करना होता है इसका काम। तो इन दोनों का काम तो बच्चा पैदा करना हो गया, और इसका काम सिर्फ क्या हो गया? उनके लिए भोजन इकट्ठा करना, शहद इकट्ठा करना हो गया। क्लियर है? तो मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, बिल्कुल डिटेल में मैंने समझा दिया, हमको तो नहीं लगता है कभी भूल पाओगे आप, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और वही है प्रश्न नंबर 9। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्न नंबर 9 है कि डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं और इसे मंगोली जड़ता क्यों कहा जाता है? और यह प्रश्न भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसे मंगोली जड़ता क्यों कहा जाता है, इसके बारे में ये जानते हैं। देखिए, डाउन सिंड्रोम, एक डाउन सिंड्रोम होता है, एक मेरे प्यारे बच्चों टर्नर सिंड्रोम होता है। यहां मैं लिख देता हूं, टर्नर सिंड्रोम होता है। दो ही सिंड्रोम पूछा जाता है एग्जाम में आपके, एक डाउन सिंड्रोम, एक टर्नर सिंड्रोम। चलिए उसको भी लास्ट में कवर कर लेंगे, पहले देखिए डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है कि जब गुणसूत्र की संख्या में, ठीक है, जब गुणसूत्र की संख्या में अनियमितता होती है, अर्थात गुणसूत्र की संख्या 46 के बजाय 47 हो जाती है, तो इसके कारण उत्पन्न रोग को हम लोग डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। देखिए कितना सिंपल है मेरे प्यारों बच्चों, जब किसी कारणवश गुणसूत्र में अनियमितता के कारण और गुणसूत्रों की संख्या एक क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है, ठीक है, एक अधिक हो जाती है, और इसके कारण उत्पन्न रोग को ही हम लोग क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो मतलब गुणसूत्रों की संख्या एक अधिक का मतलब 2n+1 हो जाती है। संख्या कितनी हो जाती है? 2n+1 हो जाती है। तो इसके कारण उत्पन्न रोग को हम लोग डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। और देखिए, ऐसे व्यक्ति का जो सिर होता है, इस रोग के कारण ऐसे व्यक्ति का सिर जो होता है, देखोगे तो उसका सिर गोल होता है, ओठ नीचे की ओर लटका हुआ, त्वचा खुरदरी होती है, आंखें तिरछी तथा मुंह हर समय खुला रहता है, और यह मंद बुद्धि के होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? मंद बुद्धि के होते हैं, इनके लक्षण हैं। तथा इस रोग से पीड़ित व्यक्ति मंगोली की भांति दिखाई देते हैं, ठीक है, मंगोली की तरह, मंगोलिया जो मंगोलीय देश होते हैं उसके तरह जो व्यक्ति दिखते हैं इस तरह के दिखने लगते हैं, और इसी कारण इसे हम लोग मंगोली जड़ता भी कहा जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारों से जब गुणसूत्रों की संख्या अनियमित रूप से, अनियमितता के कारण गुणसूत्रों की संख्या अगर एक अधिक हो जाती है, मतलब 46 की जगह 47 हो जाती है, तो इस कारण उत्पन्न रोग को हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति का सिर जो होता है गोल होता है, ओठ जो होता है नीचे के लटके हुए होते हैं, त्वचा खुरदरी होती है, आंखें तिरछी, मुंह हर समय खुला रहता है, यह लक्षण है, और मंद बुद्धि के होते हैं, ठीक है। और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति मंगोली की तरह दिखते हैं, इसलिए इसे हम लोग मंगोली जड़ता भी कहते हैं। और टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है मेरे प्यार बच्चों? इसमें एकल सूत्रता पाया जाता है, और इसमें जो होता है मेरे प्यार बच्चों डाउन सिंड्रोम में, इसमें एकाधी सूत्रता पाया जाता है। तो एकाधी सूत्रा, इसमें एकल सूत्रता पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है मेरे प्यार बच्चों? इसमें अब गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? एक कम होती है, इसमें 2n-1 होता है, बाकी लक्षण सेम वगैरह ऐसे ही होता है। तो इसमें अनियमित रूप से गुणसूत्रों की संख्या एक कम होती है टर्नर सिंड्रोम में, और डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या एक अधिक, मतलब 46 की जगह 47 होती है, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो इसे कभी कभी 2n+1 इस रूप का भी लिखा जाता है, और इसको ऐसे भी कहीं कहीं देखे हुए आप लिखा हुआ मिलेगा आपको, घबराइएगा मत, कहीं ऐसे भी देखने को मिलता है आपको 44+XX कोष्टक बंद +1, कभी कभी ऐसे देखने को मिला होता है, या कभी कभी डायरेक्ट 47 लिख देता है। तो इस प्रकार रूप में
आप इसको देखोगे तो कहीं कहीं बुक में इस तरह छपा होता है। क्लियर है? डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं? बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल समझ लीजिए, क्योंकि प्रश्न बनेंगे और यही आपको छाप के आना है। अगला प्रश्न देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या उसे समझिए। प्रश्न नंबर 10वां देखिए, प्रश्न नंबर 10वां क्या है? प्रश्न नंबर 10वां मेरे प्यारे बच्चों है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए अंगुली छाप इसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। तो फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, डीएनए उसे समझिए। देखिए, कह रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी खूनी, बलात्कारी, अपराधी तथा पैतृक की जांच की जाती है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ये होता है, जिसे डीएनए टेस्ट कहा जाता है, कि अगर कोई खूनी है, ठीक है, तो वहां पे उस खूनी, अगर मान लीजिए कि कोई हत्या करके किसी का चला गया, तो वहां पे अपना अगर कोई क्लू छोड़ दिया, जैसे ब्लड वगैरह या नाखून वगैरह या बाल वगैरह उसका गिरा हुआ है, ठीक है, तो अब सीआईडी में देखे होंगे, तो वहां पे जब वो जांच के लिए जाते हैं तो उसके बाल या नाखून या उसके ब्लड के कुछ या मांस कुछ का टुकड़ा उठा लेते हैं, उससे डीएनए टेस्ट कराते हैं, और डीएनए टेस्ट अगर उससे मैच हो गया तो मतलब अपराधी वही माना जाता है। बलात्कारी में भी ये होता है, अगर किसी लड़की का कोई बलात्कार करके चला गया, तो उसमें भी उसके डीएनए टेस्ट से अगर किसी का शक है कि हाँ ये ऐसा काम किया होगा, तो उसके डीएनए टेस्ट से मैच कराया जाता है। डीएनए टेस्ट अगर मैच हो गया तो उसको अपराधी घोषित किया जाता है। या उसी पैतृक की जांच भी किया जाता है। पैतृक की जांच मतलब अगर कोई आदमी अगर कह रहा है कि नहीं ये मेरा लड़का नहीं है, किसी दूसरे का लड़का है, तो वहां पे भी महिला का वहां पे उसका डीएनए टेस्ट लेकर, ठीक है, उसकी गर्भावस्था से, और जिसपे अगर शक है तो उसका डीएनए टेस्ट करके मैच कराया जाता है, या उसके आदमी का मैच कराया जाता है। अगर मैच कर गया तो समझ लीजिए कि अपराधी वही है। तो वही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यही काम करता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी खूनी, बलात्कारी, अपराधी तथा पैतृक की जांच की जाती है, और इस तकनीक में व्यक्ति के डीएनए में पाए जाने वाले विभिन्नताओं का पता लगाया जाता है। उसके अनेक प्रकार की जो भी विभिन्नताएं सब मालूम चल जाएगा आप लोगों को। और इसे सर्वप्रथम कौन, अलेक जेफरी नामक वैज्ञानिक ने बताया था। कौन सा वैज्ञानिक? अलेक जेफरी नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया था। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए व्यक्ति के रुधिर, लार, बाल, वीर्य, योनि, द्रव तथा अन्य पदार्थ से डीएनए लेते हैं। मतलब इसकी जांच रुधिर से भी आप कर सकते हो, लार से भी, बाल से भी, स्पर्म से, वीर्य से भी, योनि द्रव्य से भी, ठीक है, अन्य पदार्थ से इसकी जांच किया जाता है। ठीक है, कोई भी क्लू मिल जाएगा इसमें से, उसका जांच हो जाएगा। तथा इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का भी डीएनए, मतलब दूसरे व्यक्ति का डीएनए जिसपे आपको शक लग रहा है कि नहीं ऐसा काम किया होगा, तो दूसरे व्यक्ति का डीएनए उसका लिया जाता है, फिर मैच कराया जाता है। मैच में अगर मिल गया तो अपराधी उसे घोषित कर दिया जाता है। और इसमें समानता को देर, मतलब उसमें समानता अगर पाई जाती है तो वहां पे उसको आरोप ठहराया जाएगा, उसमें समानता अगर मिलती है तो। क्लियर है? चलिए, 10वां प्रश्न भी समझ में आ गया ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। कोई पूछेगा अपने से भी बना के लिख दोगे, इतना मैंने संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे दिया है। कभी भी प्रश्न आएगा इसके बारे में आपको जानकारी रहेगी। कोई भी पूछेगा, कोई भी व्यक्ति, कोई आदमी पूछेगा, इसके बारे में आप समझा सकते हो। इतना नॉलेज तो आपको अभी मिल गया होगा। चलिए मेरे प्यार बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। तो अगला प्रश्न है मेरे प्यार बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है यहाँ पे कि अवशेषी अंग क्या है? मनुष्य के किन्हीं दो अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। ये भी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पे आप स्टार बना लीजिए, इतने ज्यादा इंपोर्टेंट है। अवशेषी अंग क्या है? मनुष्य के किन्हीं दो अवशेषी अंगों के नाम लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे कि जीवधारी के पूर्वकालिक क्रियाशील अंग, जीवधारी के पूर्वकालिक क्रियाशील अंग जो जीवधारी द्वारा उपयोग न किए जाने के कारण अवशेषी हो गए हैं एवं भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। मेरे प्यार बच्चों, जैसे आप लोगों का जैसे बाल है, तो पहले मुख्य अपेक्षा जब हम लोग को मनुष्य का रूप धारण हुआ था उसमें कितने बाल थे आपके शरीर में, लेकिन बाल धीरे धीरे क्या होते गए आप लोगों के, कम होते गए। तो वैसे बहुत सारे अंग हैं कि जो भविष्य में जाकर नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसी को हम लोग अवशेषी अंग कहते हैं। जीवधारी के पूर्वकालिक क्रियाशील अंग जो जीवधारी द्वारा उपयोग न किए जाने के कारण अवशेषी हो गए हैं एवं भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, ऐसे अंगों को हम लोग अवशेषी अंग कहते हैं। ठीक है, और इसी में लिखिएगा आप कि मनुष्य में पाए जाने वाले कुछ अवशेषी अंग इस प्रकार है। कौन कौन? जैसे कर्ण, पल्लव, पेशियां, शरीर पर बाल, अक्ल, दाढ़,
कृमि रूप परिशेषिका आदि। तो कुछ एग्जाम्पल दे दीजिएगा ताकि एग्जाम को समझ में आ जाए कि हाँ भाई इनको जानकारी है। तो एक दो इसमें से एग्जाम्पल उठा के आप लिख दीजिएगा, आपको नंबर दे दिए जाएंगे पूरे। हाँ, ये प्रश्न देखिए, यह प्रश्न है आपका लैमार्कवाद। वेरी वेरी, ऐसा कोई सत्र नहीं जिसमें वो प्रश्न पूछा ना गया हो। लैमार्कवाद एवं डार्नीवाद की तुलना कीजिए। यह प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, बनेंगे, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि आज की वीडियो में 36 नंबर आपको बिल्कुल पक्का है। तो लैमार्कवाद एवं डार्नीवाद की तुलना करना है। तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आप लोगों को इसके बारे में, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस साइड में लैमार्कवाद लिख देता हूं, लैमार्कवाद, इधर मैं लिख देता हूं डार्नीवाद। यह कुछ सिद्धांत इन्होंने कुछ दिए थे, दोनों लोग सिद्धांत कुछ दिए थे, उन्हीं सिद्धांतों को तुलना किया जाता है मेरे प्यारे। बाकी बुक में आपको मिल जाएगा, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आप लोगों को। देखिए लैमार्कवाद, सबसे पहले लैमार्कवाद ने एक सिद्धांत उन्होंने दिया था। कौन सा सिद्धांत, चलिए लिखिए। उन्होंने पहले बताया कि अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग पर, यहाँ पे लिखेंगे अंगों के उपयोग व अनुपयोग पर, अनुपयोग पर उन्होंने क्या दिया था, जोर दिया था, जोर दिया था। जैसे उनका कहना यह था मेरे प्यारे बच्चों, अंगों के उपयोग पे, कि आप किसी भी अंग को जितना आप उपयोग करेंगे, ठीक है, उपयोग करेंगे उतना बढ़ता जाएगा, वो एक्टिव होता रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। जिस अंग का उपयोग आप नहीं करोगे तो वो धीरे धीरे नष्ट होता चला जाएगा। उनका सिर्फ ये कहने का मतलब था। जैसे जिराफ का एग्जाम्पल उन्होंने ही दिया था कि जिराफ की गर्दन धीरे धीरे उतनी बड़ी क्यों हो गई, जो अफ्रीका में जिराफ पाए जाते हैं, और सर्प का भी। तो जिराफ का उन्होंने एग्जाम्पल ये देके बताया था कि जिराफ में, जैसे उन्होंने ये बताया था कि पहले की जो साउथ अफ्रीका में जंगलों में जो जिराफ पाए जाते हैं, तो पहले क्या होता था कि जमीन पे बहुत सारी घासें रहती थी, ठीक है, तो वो घास को अपना चरता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे घासें जो हैं वो सिचुएशन के हिसाब से, प्राकृतिक के हिसाब से, वो धीरे धीरे घासें जो है वो नष्ट होने लगी, ठीक है, जंगलों में। तो धीरे धीरे छोटे छोटे पेड़ आने लगे। तो फिर पेड़ों पे वो धीरे धीरे अपना सिर उठाकर धीरे धीरे चढ़ने लगा। फिर बड़े बड़े पेड़ वहां पे दिखने लगे। फिर वो क्रियाकलाप करके बड़े बड़े गर्दन थोड़ा सा ऊपर करके करके उस पे अपना भोजन प्राप्त करने लगा। इस तरह वो अपना लगातार क्रियाशीलता करता रहा, तो इसलिए उसकी जो है सिर ज्यादा विकसित हो गए। और सर्प का वही उन्होंने एग्जाम्पल लिया कि सर्प के पहले पैर होते थे, लेकिन वो पहले पैर पे चलते थे, ठीक है। फिर वहां पे वो छोटे छोटे छिद्र वगैरह में, बिल वगैरह में वो जा नहीं पाते थे, इसलिए पैर उठाकर वह धीरे धीरे उस बिल में जाना प्रारंभ किया। पैर का जो काम है उन्होंने कम कर दिया, ठीक है। इसलिए पैर उनके क्या हो गए, बिल्कुल समाप्त हो गए। उनका कहना था, किसका, लैमार्कवाद का कहना था, सिंपल, ठीक है। चलिए, तो और उन्होंने किस पे दिया, उपार्जित अंग, ठीक है, उपार्जित अंग पे भी उन्होंने दिया, उपार्जित अंग या लक्षण पे भी उन्होंने दिया, उपार्जित अंग और लक्षण पे उन्होंने भी यह सिद्धांत दिया था। और डार्नीवाद का कहना था, देखिए डार्नीवाद, और इस पे क्या हुआ कि इनका जो सिद्धांत है बहुत सारे वैज्ञानिकों ने गलत साबित कर दिया है, ठीक है। डार्नीवाद का कहना क्या था, डार्नीवाद का सभी सिद्धांत जो है बिल्कुल सही थे। डार्नीवाद संघर्ष पे उन्होंने दिया था। संघर्ष के अलावा उन्होंने संतान संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता, प्रचुर क्षमता, और एक उन्होंने और सिद्धांत दिया, अभी मैं बताता हूं इसके बारे में। और वातावरण का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव। उन्होंने, देखिए डार्नीवाद का कहना यह था कि जो मनुष्य का जीवन है वो संघर्षशील है। जितना आप संघर्ष करोगे, किसी भी अंग को, चाहे किसी भी चीज को जितना आप एक्टिव रखोगे, वो उतना ही उसका मतलब वो विकासशील होता रहेगा, वो एक्टिव होता रहेगा। संघर्ष नहीं करोगे तो उसका अस्तित्व मिट जाएगा, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता, हर एक जीव में क्या है, संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता है। जैसे मनुष्य में ही देख लीजिए, दो दो बच्चे, चार चार, पांच पांच बच्चे पैदा करने की क्षमता है। या बहुत सारे जीव, मछली आप देखोगे, एक एक मछली एक एक हजार अंडे, लाखों लाखों अंडे देते हैं, ठीक है। तो उनमें संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता है। और जब लाखों अंडे देंगे, लाखों बच्चे होंगे, तो लाखों बच्चे में अलग अलग विभिन्नता पाई जाएंगी, सबके गुण कुछ ना कुछ आपको अलग देखने को मिलेंगे। फिर उन्होंने बताया वातावरण का प्रभाव, जिस वातावरण में है, उस वातावरण में अगर उसके अनुकूल अगर आप ढल जाते हो, तब तो भाई आप जीवित रह पाओगे, उस वातावरण के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। अगर अनुकूल नहीं हो पाओगे, उसके वातावरण के साथ नहीं ढल पाओगे, तो फिर आप धीरे से क्या हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे, आप आगे नहीं रह सकते हो। तो उन्होंने डार्नीवादी सिद्धांत दिया। तो मैं आप यहाँ पे समझाया हूँ, जो समझा रहा हूँ उसी को व्यक्त करके आप लिख सकते हो। जितना चीज बताया हूँ अपने शब्दों में लिख दो, हेडिंग बना के, नंबर आपको दे दिए जाएंगे। यही है लैमार्कवाद और डार्नीवाद की तुलना, मैंने बहुत कम समय में सब कुछ बता दिया आप लोगों को।
क्लियर है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान से आप समझिए। प्रश्न नंबर 13 है टीकाकरण। टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो टीकाकरण भी पूछता है या कभी कभी यहाँ पे वैक्सीन भी पूछ लेता है। वैक्सीन। तो टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी, टीकाकरण क्या है आइए उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए टीकाकरण में है मेरे प्यारे बच्चों कि मृत मृत निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों या उनके उत्पादों से बने पदार्थ अर्थात टीके को शरीर में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को ही टीकाकरण कहते हैं। कह रहा है कि मृत या निष्क्रिय या सूक्ष्म जीव या उनके द्वारा बनाया गया कोई प्रोडक्ट, ठीक है, उनके द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट अगर किसी इंजेक्शन की मदद से अगर मनुष्य के शरीर में प्रवेश कराया जा रहा है तो उसे टीकाकरण कहते हैं। तो वही मृत निष्क्रिय सूक्ष्मजीव या उनके उत्पादों से बने पदार्थ अर्थात टीके को शरीर में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को ही टीकाकरण कहते हैं। टीकाकरण विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे पोलिया हुआ, डिप्थीरिया हुआ, काली खांसी हुआ, टिटनेस हुआ, चेचक आदि रोगाणुओं के विरुद्ध सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा प्रदान करता हो। ठीक है, अगर यह रोग हैं अगर टीका आप लगवा लेते हो तो इन रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान हो जाएगी। जैसे कोविड था ना आप लोगों का, कोरोना कोरोना वायरस जो था उसके लिए उसका टीका बना था। ठीक है, कोविड के सब लोग टीका लगा रहे थे। तो उससे क्या होता है, टीका जब लगाएंगे तो उस रोग को रोकने के लिए आपके अंदर एक एनर्जी आपको जनरेट हो जाएगी, उस रोग को हावी होने नहीं देगा। ठीक है, उसको अंदर प्रवेश नहीं होने देगा, उसी को टीका बोलते हैं। ठीक है, देखिए टीका स्मृति बी तथा टी कोशिकाएं बनाते हैं जो रोग जनक को शीघ्र ही पहचान लेते हैं तथा प्रतिरक्षा बना लेते हैं। मतलब जैसे टीका लगाओगे तो टीका किसी भी रोग का आप लगा रहे हो तो टीका काम क्या करता है, टीका स्मृति बी और तथा टी कोशिकाएं वो एक कोशिका अलग से जनरेट करता है, दीवार बना लेता है और रोग जनक को शीघ्र ही पहचान लेता है कि हाँ कोई चीज हावी होने वाला है उस रोग, तो वो क्या करता है कि प्रतिरक्षा बना लेता है, मतलब दीवार बनाकर उसको प्रवेश होने ही नहीं देता है, रक्षा प्रदान करता है आपको। तो क्लियर है, तो टीकाकरण आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो प्रश्न नंबर 13 भी यहाँ पे हमने बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करा दिया। अच्छे से इसके स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है, टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को, बस अच्छे से एक बार समझ लो, ध्यान से इस वीडियो को देख लो। 36 नंबर आपके बिल्कुल क्या है इस वीडियो के माध्यम से क्लियर है आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि एल्कोहल के कुप्रभाव का वर्णन कीजिए। एल्कोहल शराब, ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में देखोगे तो प्रश्न आता है। एल्कोहल के कुप्रभाव का वर्णन करना है। चलिए देखिए वर्णन करते हैं। कह रहा है कि एल्कोहल को सामान्य रूप से शराब या मदिरा के नाम से भी जाना जाता है। एल्कोहल को शराब के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं मदिरा भी कहा जाता है। और यह विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला मादक पेय पदार्थ है। सबसे ज्यादा पीने वाला पदार्थ जो है वो अल्कोहल शराब ही है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है, विश्व स्तर पे, जिसका उपयोग आज के समय में युवाओं में बहुत ही तेजी से हो रहा है। आजकल के युवा तो भाई छोटा सा फंक्शन भी पड़ रहा है तो वहां पे वो अल्कोहल लेना उन लोगों को भाई उचित है, अल्कोहल नहीं लेंगे तो डांस वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें छोटे छोटे फंक्शनों में आजकल बहुत सब लोग बिना अल्कोहल का हो ही नहीं रहा है। और युवा पीढ़ी जो है इस पे बहुत ही ज्यादा तेजी से आकृष्ट हो रही है, उस पर आकर्षित हो रही है इन चीजों पे। अल्कोहल के निम्नलिखित कुप्रभाव है, कौन कौन से कुप्रभाव है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे पहला, इसके अत्यधिक सेवन से बेहोशी कोमा मृत्यु हो सकती है। अगर ज्यादा अल्कोहल की मात्रा आप ग्रहण कर लेते हो, ज्यादा आप शराब पी लेते हो तो आप बेहोश हो सकते हो, कोमा में जा सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, आप की मृत्यु भी हो सकती है इसके ज्यादा सेवन करने से। दूसरा यह है मेरे प्यारे बच्चों की अल्कोहल के अत्यधिक सेवन से व्यक्ति बर्बरता, ठीक है, बर्बरता तथा हिंसा रूप ले लेता है। बर्बरता मतलब उसका व्यवहार जो होता है चेंज हो जाता है, जैसे ही अल्कोहल पिएगा तो उसका व्यवहार चेंज हो जाएगा, वो गाली देने लगेगा, हिंसा का रूप ले लेगा, झगड़ा करने लगेगा, उल्टा सीधा लैंग्वेज का यूज करने लगेगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा आप लिखिएगा, धन की कमी होने के कारण व्यक्ति सेवन के लिए चोरी का सहारा नहीं लेता है। जिसको अगर अल्कोहल की लत लग गई, जिसको डेली पीने को चाहिए मेरे प्यारे बच्चों अल्कोहल, तो उसके पास पैसा तो होगा नहीं, तो धन की कमी होने के कारण अगर पैसा नहीं उसके पास है तो वही काम करेगा, चोरी वोरी कहीं से करके लेकर आएगा और वो अपना काम करेगा। इसके बाद है गर्भावस्था के दौरान स्त्रियों में इसके उपयोग से गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है मेरे प्यारों, जो दो चीजें हैं, आजकल लड़कियां भी जो है अल्कोहल का सेवन कर रही हैं, तो लड़की भी अगर गर्भावस्था में लड़की है, ठीक है, तो उस समय अगर अल्कोहल लेती है
तो मेरे प्यारे बच्चों उसको नुकसान होगा। या अगर आप शराब पीकर अगर आप ये काम कर रहे हो, ठीक है, गर्भावस्था धारण करने वाले हो शराब पीकर, तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव बहुत गलत पड़ता है, बच्चे में बहुत सारी चीजें की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इसी चीज से बचना है आप लोगों को। ठीक है, तो अल्कोहल के कुप्रभाव का मैंने बता दिया, इसका एक लक्षण भी क्या है और सब कुछ डिटेल में मैंने आप लोगों को समझा दिया है। चलिए नोट कर लीजिए मेरे प्यार बच्चों, ये प्रश्न नंबर 14 था, अल्कोहल के कुप्रभाव का वर्णन कीजिए। बिल्कुल डिटेल में मैंने समझा रखा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यार बच्चों। अगला प्रश्न है इंटरफेरॉन क्या है। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 देखिए, इंटरफेरॉन क्या है और इसका महत्व समझाना है। तो चलिए देखते हैं इंटरफेरॉन क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मेरे प्यार बच्चों है। तो देखिए यह है आप लोगों का कि इंटरफेरॉन, ठीक है, इंटरफेरॉन कशेरुकी जंतुओं में विषाणुओं के संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोटीन पदार्थ है। इंटरफेरॉन जो है वो कशेरुकीय जंतुओं में विषाणुओं से संक्रमित कोशिका द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है, जो इन कोशिकाओं को विषाणु के संक्रमण के विरुद्ध क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। चूंकि इसके द्वारा अंत कोशिकीय विषाणुओं के गुणन को रोका जाता है और इसलिए इसे इंटरफेरॉन कहा जाता है। इंटरफेरॉन क्या करता है, कोशिकीय विषाणुओं की गुणन को क्या करता है, रोकता है। और इंटरफेरॉन विषाणुओं के केंद्रीय अम्ल संश्लेषण तंत्र को बाधित करता है, किंतु यह किसी भी प्रकार कोशिका के उपापचय में कोई बाधा नहीं, मतलब आपके शरीर के लिए कोई हानिकारक नहीं है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है कि इन कोशिकाओं को विषाणुओं से संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और कोशिकीय विषाणु गुणन को रोकता है। क्लियर है, और इंटरफेरॉन विषाणुओं के केंद्रीय अम्ल संश्लेषण तंत्र को बाधित करता है। तो यह है मेरे प्यारों इंटरफेरॉन। तो इस प्रश्न बच्चों देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है अपरिपक्व परागकोश का चित्र। अपरिपक्व परागकोश का चित्र इम्पोर्टेंट है, यह पूछा जाता है। अब पहले हम जानेंगे परागकोश क्या होते हैं। परागकोश फूल के, हम यहाँ पे देखिए फूल के 4 भाग होते हैं। फूल के 4 भाग होते हैं। पहला होता है वायदल, वायदल। दूसरा होता है दलपुंज। तीसरा होता है पुंकेसर। और चौथा होता है स्त्री केसर। वायदल जो होता है पुष्प का प्रथम चक्र होता है। दलपुंज पुष्प का द्वितीय चक्र होता है। पुंकेसर को पुष्प का नर जनन अंग कहते हैं, जबकि स्त्री केसर को फूल का मादा जनन अंग कहते हैं। पुंकेसर जो होता है फूल का नर जनन अंग होता है। पुंकेसर के भी 2 भाग होते हैं। पहला होता है तंतु, दूसरा होता है परागकोश। और इसी परागकोश के बारे में हमें आपको बताना है। अब परागकोश इस तरह से इसको कहते हैं तंतु, यहाँ पे लगा होता है परागकोश। परागकोश का जब अनुप्रस्थ काटते हैं तो जैसा चित्र में देख रहा है, दे दिया है, चित्र में दिया है यहाँ पे कि इसके बाहर एक मोटी परत जैसी आवरण देखिए, इसको कहते हैं हम लोग एपिडर्मिस या वाइडर्मिस। इसके बीच में एक खाली स्थान है, इसको कहते हैं स्टोमियम, स्टोमियम। और यहाँ पे अगर एक पराग कोश की बीजाणु धानी की बात करते हैं तो इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक का नाम है इंडोथीसियम और दूसरे का नाम है टेपिटम। जो इंडोथीसियम की कोशिका होती है यही पराग कणों को निर्माण करती है, जबकि जो टेपिटम कोशिका होती है यह टेपिटम कोशिका पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। ये चित्र के माध्यम से, चित्र इम्पोर्टेंट है, इस चित्र में सब कुछ स्पष्ट दे दिया गया है। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है परिपक्व परागकोश का चित्र। परिपक्व का मतलब होता है कि जब परागकोश में पराग कणों का पूर्ण रूप से निर्माण हो जाता है तो उसे परिपक्व परागकोश कहते हैं। इसका जब अनुप्रस्थ काट कर देखेंगे तो हमने भी बताया कि जो स्टोमियम की जो दीवार होती है परिपक्व हो जाने के बाद यह टूट जाती है, और टूटने के बाद यहाँ से मैच्योर अवस्था में, पूर्ण विकसित अवस्था में परागकण इस स्टोमियम के द्वारा बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। और यह आपको परिपक्व परागकोश का चित्र दिया गया है। इस चित्र को ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्टोमियम है, स्टोमियम की यहाँ पे दीवार टूट रही है, यहाँ से परागकोश, परागकण बाहर निकलना शुरू हो रहे हैं। चलिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आवृत बीजी बीजांड का चित्र।
बीजांड, बीजांड होता है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। बीजांड देखिए, अभी बताएं कि पुष्प के 4 भाग होते हैं। चौथा भाग होता है स्त्री केसर। पुष्प का स्त्री केसर जो होता है, यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है। मादा जनन अंग हमने बताया था कि स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। पहला होता है वर्तिकाग्र, दूसरा होता है वर्तिका और तीसरा होता है अंडाशय। इस सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र। इस बीच वाले भाग को कहते हैं वर्तिका। नीचे वाले भाग को कहते हैं अंडाशय। इसी अंडाशय के बीच में एक गोल सी संरचना होती है। इस गोल सी संरचना को ही कहते हैं बीजांड। बीजांड, इस बीजांड के अंदर एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको कहते हैं हम लोग भ्रूणकोश। भ्रूणकोश, अब भ्रूणकोश में देखेंगे, भ्रूणकोश में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। भ्रूणकोश के ऊपर 3 प्रकार की कोशिका होती है, इसे कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। प्रतिमुखी कोशिका। बीच में 2 प्रकार की कोशिका होती है, इसे कहते हैं ध्रुवी कोशिका। ध्रुवी कोशिका। नीचे एक बड़ी कोशिका होती है, इसे कहते हैं हम लोग अंड कोशिका। अंड कोशिका से 2 सटीक कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें कहते हैं हम लोग सहायक कोशिका। सहायक कोशिका, जैसा कि आप चित्र में यहाँ पे देख पा रहे हैं, चित्र में यहाँ पे ये थैलीनुमा संरचना है, इसको कहते हैं हम लोग भ्रूणकोश, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं इम्ब्रियोसैक। इम्ब्रियोसैक, इसके जो खाली स्थान वाले भाग होते हैं, इसको कहते हैं हम लोग न्यूसिलस। न्यूसिलस, खाली स्थान वाले भाग को कहते हैं न्यूसिलस। अब बीजांड के ऊपर चारों ओर से आवरण घेरा होता है, इसको कहते हैं अध्यावरण, या अंग्रेजी में कहते हैं इंटीगुमेंट। उसके बाद यहाँ पे बीजांड के सबसे नीचे वाले भाग को कहते हैं बीजांड द्वार या मुख द्वार, तथा पीछे वाले भाग को कहते हैं हाइलम। यह चित्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह परीक्षा में हर बार पूछा गया है कि द्विबीजपत्री यानी बीजांड का अनुप्रस्थ का चित्र बनाइए या बीजांड के बारे में लिखिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, चित्र समझ लीजिए, और समझने के बाद इस चित्र के माध्यम से आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे बीजांड के ऊपर चारों ओर से आवरण होता है, इस आवरण को इंटीगुमेंट कहते हैं। बीच में एक गोल सी संरचना होती है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूसिलस। बीच में थैलीनुमा संरचना होती है, इस थैलीनुमा संरचना को कहते हैं इम्ब्रियोसैक या भ्रूणकोश। ऊपर 3 कोशिकाएं, इसको कहते हैं एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखी कोशिका। नीचे एक बड़ी कोशिका होती है, जिसको कहते हैं एक सेल। एक सेल के बाद बीच में 2 कोशिकाएं होती हैं, इसको कहते हैं हम लोग ध्रुवी कोशिका। चलिए बच्चों, देखते हैं चौथा प्रश्न, परागण। परागण, परागण का मतलब हमने अभी समझाया था आप लोगों को। फूल 2 प्रकार के होते हैं। फूल 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि चित्र में आपको हम दिखा रहे हैं। फूल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक लिंगी फूल, दूसरा होता है द्विलिंगी फूल। द्विलिंगी फूल, एक लिंगी फूल उसे कहते हैं जिसमें केवल एक ही गैमीट पाया जाता है, या तो नर जनन अंग हो या तो मादा जनन अंग हो। ऐसे फूलों को एक लिंगी फूल कहते हैं। जबकि द्विलिंगी फूल हम उसे कहते हैं जिसमें दोनों गैमीट एक ही साथ पाए जाते हैं। नर जनन अंग पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों जब एक ही फूल में पाए जाते हैं, तो ऐसे फूलों को द्विलिंगी कहते हैं। जैसे यह द्विलिंगी फूल का चित्र यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। ये आपका स्त्री केसर है, और स्त्री केसर से जुड़ा हुआ ये पुंकेसर है। पुंकेसर के हमने अभी भाग बताए थे पिछले चैप्टर में। एक होता है तंतु, दूसरा होता है परागकोश। परागकोश, और इसी परागकोश में पराग कणों का निर्माण होता है। तो परागण है आपका, परागण हमने बताया कि परागकोश से
परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, परागकणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण पूछा जाता है कितने प्रकार का होता है, तो परागण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण, जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे स्वपरागण कहते हैं। यह परागण 2 लिंगी पुष्पों में पाया जाता है। अभी हमने आपको समझाया, 2 लिंगी पुष्प का मतलब होता है कि ऐसे फूल जिसमें नर जनन अंग पुंकेसर और मादा जनन अंग स्त्रीकेसर दोनों एक ही साथ पाए जाते हैं, ऐसे फूलों को द्विलिंगी फूल कहते हैं। तो स्वपरागण हमेशा द्विलिंगी फूलों में पाया जाता है। उसके बाद परपरागण देखते हैं। यह परपरागण, जब किसी पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे परपरागण कहते हैं। परपरागण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे वायु परागण। उसके बाद होता है जल परागण। जल परागण के बाद कीट परागण। तो पहले देखते हैं वायु परागण। वायु के द्वारा परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को वायु परागण कहते हैं। जैसे मक्का, बांस, गन्ना आदि। इन सभी पौधों में जब हवा चलती है तो हवा के माध्यम से जो परागकण होते हैं वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद देखते हैं जल परागण। जल परागण, जल के द्वारा परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को जल परागण कहते हैं। जैसे जल वाले पौधे जैसे कमल, निम्फिया, जलकुंभी आदि पौधों में यह जल परागण पाया जाता है। उसके बाद आता है कीट परागण। कीट परागण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कीट परागण कई बार पूछा गया है, अर्थात कीटों के द्वारा पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को कीट परागण कहते हैं। जैसे एक प्लांट है साल्विया, जैसे परीक्षा में पूछा कीट के द्वारा परागित 2 पौधों के नाम लिखिए, तो एक साल्विया, दूसरा सूर्यमुखी, तीसरा रात की रानी। चलिए बच्चों, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। द्विनिषेचन। द्विनिषेचन, निषेचन प्रक्रिया क्या होती है? निषेचन का अर्थ होता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। अब इस द्विलिंगी पुष्पों में आपको दे रखा है निषेचन। निषेचन, द्विनिषेचन क्या होता है? तो द्विनिषेचन हमने अभी आपको फूल के बारे में बताया था कि यह स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, और ये है आपका अंडाशय। अंडाशय के बीच में हमने अभी बताया था कि एक गोल सी संरचना होती है जिसको कहते हैं बीजांड, और इस बीजांड के बीच में एक थैली नुमा संरचना होती है जिसको कहते हैं हम लोग भ्रूणकोश। भ्रूणकोश के ऊपर 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिसको कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। प्रतिमुखी कोशिका। और नीचे एक बड़ी कोशिका होती है, इसे कहते हैं हम लोग अंड कोशिका। अंड कोशिका। और बीच में 2 कोशिका होती है, इसे कहते हैं हम लोग ध्रुवीय कोशिका। ध्रुवीय कोशिका। ध्रुवीय कोशिका। अब हमने अभी बताया कि यह यहाँ से लगे होते हैं आपके नर जनन अंग पुंकेसर। इस पुंकेसर के ऊपर परागकोश होता है। परागकोश में हमने बताया था परागकणों का निर्माण होता है। परागकोश से परागकण जब हवा के द्वारा या पानी के द्वारा या जंतुओं के द्वारा जब यह परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते तो इसे परागण कहते हैं। परागण के फलस्वरूप यह जो कोशिका होती है परागकण की 2 सेल की अवस्था में पहुंचती है। 2 सेल की अवस्था में पहुंचती है वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद इस परागकण के ऊपर 2 प्रकार का आवरण होता है। एक होता है वाय स्तर और दूसरा होता है मध्य स्तर। दूसरा क्या होता है? अंत स्तर। सॉरी, इसको कहते हैं अंत स्तर। वाय स्तर स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। वाय स्तर स्पोरोपोलिनिन का
बना होता है? स्पोरोपोलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाएगा कि परागकण का जो वाय स्तर होता है किसका बना होता है? तो स्पोरोपोलिन का बना होता है। जबकि जो अंतः स्तर होता है, यह अंतर स्तर जो होता है पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। पेक्टोसेलुलोज पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। अब यहाँ पे परागण प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जो वाय स्तर होता है स्पोरोपोलिन, इस वर्तिकाग्र पर मैलिक अम्ल का स्रावण होता है। मैलिक अम्ल के स्रावण के फलस्वरूप यह स्पोरोपोलिन की दीवार यहाँ से टूट जाती है और उसमें से जो पहली कोशिका होती है यह पराग नली का निर्माण करती है। यह पराग नली का निर्माण करती है और पराग नली निर्माण होते होते बीजांड के मुख्य द्वार तक चली जाती है। उसके बाद जो दूसरी कोशिका होती है यह बीच में आकर समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो भागों में बढ़ जाती है। दो भागों में बंटने के फलस्वरूप इसमें से एक जो कोशिका होती है वह अंड कोशिका से आकर मिलती है, जिसे प्राथमिक निषेचन कहते हैं। प्राथमिक निषेचन कहते हैं, जिसे प्राथमिक निषेचन कहते हैं। जबकि जो दूसरी कोशिका होती है परागकण की, यह आकर इस ध्रुवीय कोशिका से जुड़ जाती है और इसे हम लोग कहते हैं द्वितीयक निषेचन। द्वितीयक निषेचन और द्वितीयक निषेचन की खोज किया था एस.जे. नवास्चिन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है द्वितीयक निषेचन की खोज कौन किया था? तो एस.जे. नवास्चिन। एस.जे. नवास्चिन याद रखिएगा। द्वितीयक निषेचन हमने अभी बताया कि जब परागकण की दूसरी कोशिका होती है, जब ध्रुवीय कोशिका से मिलती है तो उसे द्वितीयक निषेचन कहते हैं। द्वितीयक निषेचन के फलस्वरूप यह जो ध्रुवीय कोशिका होती है इसकी गुणसूत्रों की संख्या 3n हो जाती है और आगे चलकर यही भ्रूणपोष का निर्माण करती है। भ्रूणपोष या अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंडोस्पर्म। तो आप समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? द्वितीयक निषेचन का मतलब होता है कि जब परागकण की दूसरी कोशिका ध्रुवीय कोशिका से मिलती है तो उसे द्वितीयक निषेचन कहते हैं। चलिए बच्चों, छठवां क्वेश्चन देखते हैं। अनिषेक फलन। अनिषेक फलन का मतलब होता है कि बिना निषेचन के जब किसी पौधे में फल का निर्माण हो जाता है तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। बिना निषेचन के ही फल का निर्माण अगर हो जाए तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। और अनिषेक फलन वाले फलों में बीज नहीं पाया जाता है, अर्थात अनिषेक फलन वाले बीज रहित होते हैं, उसमें बीज पाया नहीं जाता है। जैसे अंगूर, केला, अनानास, पपीता, नींबू आदि। जैसे इस नोट्स में आपको देख रहे हैं कि जब पादपों में परागकण एवं निषेचन के बिना ही फल का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप बीज रहित फलों का विकास होता है, अर्थात इसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। जैसे अंगूर, केला, अनानास, पपीता, नींबू आदि। चलिए बच्चों, सातवां प्रश्न देखते हैं। लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन का अर्थ होता है कि पुष्प के परागकोश में जो पराग कणों का बनना ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है। लघु बीजाणु जनन मातृ कोशिकाओं से लघु बीजाणुओं के बनने की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पराग कोश में जो मातृ कोशिकाएं होती हैं वह पराग कणों का निर्माण करती हैं और इसी प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इसमें 2 या 3 बार विभाजन होता है, जिसमें पहला होता है जो मातृ कोशिकाएं होती हैं वह द्विगुणित होती हैं, 2n होती हैं। 2n यानी द्विगुणित होती हैं। 2n में यहाँ पे इसमें फिर 2 बार विभाजन होता है। 2 बार विभाजन होने के फलस्वरूप इनमें 4 1
4 मातृ कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसको लघु बीजाणु कहते हैं। यह लघु बीजाणु पादप नर का युग्मक भी होता है। चलिए बच्चों, 8वां क्वेश्चन देखते हैं, गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन का मतलब होता है कि जब इम्ब्रियो से यानी भ्रूणकोश का जब निर्माण होता है तो उसे गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। और आप लोग जानते हैं कि जो इम्ब्रियो सैक होता है, भ्रूणकोश होता है, वह बीजांड के अंदर होता है। बीजांड के अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, गुरु बीजाणु जनन मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु के बनने की क्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। गुरु बीजाणु जनन का मतलब होता है इम्ब्रियो सैक, या इसको कहते हैं भ्रूणकोश। भ्रूणकोश के बनने की प्रक्रिया ही गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। इसमें हमने आपको बताया था कि यह मादा जनन अंग स्त्री केसर है। स्त्री केसर के हमने 3 भाग बताए। इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, इसको कहते हैं वर्तिका, इसको कहते हैं पूरे भाग को अंडाशय। अंडाशय के बीच में गोल सी संरचना, इसको कहते हैं बीजांड। अब बीजांड के बीच में यहाँ पे थैलीनुमा संरचना, इसको कहते हैं हम लोग भ्रूणकोश। भ्रूणकोश में एक मातृ कोशिका होती है। मातृ कोशिका जो होती है यह द्विगुणित होती है, 2n होती है। इसमें 2 बार विभाजन होता है, एक बार समसूत्री और दूसरी बार अर्धसूत्री। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यह 4 कोशिकाओं में विभाजित होता है। 4 कोशिकाओं में विभाजित होने के फलस्वरूप इनमें से 3 कोशिका नष्ट हो जाती हैं, एक कोशिका रहती है जो कार्यरत रहती है। आगे चलकर एक कोशिका ऊपर 3 कोशिकाओं का निर्माण करती है तथा बीच में 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है और नीचे 3 कोशिकाओं का निर्माण करती है, और इसी तरह से यह भ्रूणकोश का निर्माण कर देती है, जिसे हम लोग कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त चक्र। यह मानव जनन के चैप्टर से संबंधित है। आवर्त चक्र, आवर्त चक्र स्त्रियों में पाया जाता है। आवर्त चक्र को दूसरा नाम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, या इसको रजोधर्म भी कहते हैं। आवर्त चक्र, जब लड़कियों की उम्र 12 से 13 वर्ष की होती है तो उनके शरीर में एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है इस्ट्रोजन। जो इस्ट्रोजन होता है यह द्वितीयक लैंगिक लक्षण को विकसित करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण वे होते हैं जो एक अवस्था के बाद शरीर में कुछ परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन को द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण के फलस्वरूप सबसे इम्पोर्टेंट है आवर्त चक्र शुरू हो जाता है। आवर्त चक्र शुरू करने में यह एस्ट्रोजन हार्मोन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और आप जानते हैं कि मादा का प्राथमिक जनन अंग होता है अंडाशय। अंडाशय शरीर में एक जोड़ी पाया जाता है। अंडाशय का जब चित्र देखेंगे तो अंडाशय का इस तरह से चित्र आपको दिखाई देता है। अंडाशय के बीच में एक पुटिका कोशिकाएं होती हैं। यह पुटिका कोशिकाएं जो होती है FSH का मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके प्रभाव के कारण यह पुटिका कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा अंडाणु बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंडाणु जैसे बन जाता है, अंडाणु के बीच में थोड़ा सा ब्लड की मात्रा इकट्ठे हो जाती है और इसके बाहर जीव द्रव्य इस तरह से भर जाता है और अंडाणु धीरे धीरे विकसित होकर द्वितीयक अंडाणु में बदल जाता है। द्वितीयक अंडाणु में बदलने के फलस्वरूप ये चित्र के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं हम लोग गर्भाशय, इसको कहते हैं अंडवाहिनी, इसको कहते हैं हम लोग अंडाशय। हमने अभी बताया
कि अंडाशय जो होता है यह एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करता है, जबकि जो पीयूष ग्रंथि होती है मस्तिष्क में पाई जाती है, यहाँ से FSH हार्मोन का स्राव होता है। FSH हार्मोन के स्रावण के फलस्वरूप अंडाणु का निर्माण होता है, और जैसे अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं तो यहाँ मस्तिष्क से पीयूष ग्रंथि से एक और हार्मोन स्रावित होता है जिसको LH हार्मोन कहते हैं। LH हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के फलस्वरूप यह अंडाशय की दीवार टूट जाती है, और टूटने के फलस्वरूप यह अंडाशय फैलोपियन नलिका में पहुंच जाती है। फैलोपियन नलिका में या इसको कहते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी में पहुंचने के फलस्वरूप यह 2 से 3 दिन तक यहाँ पे स्थिर रहती है। यदि शुक्राणु अगर मिल जाता है तो यहाँ पे निषेचन प्रक्रिया संभव हो जाती है। तो पूछा जाता है कि मानव में निषेचन प्रक्रिया कहाँ संभव होती है, तो अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी या इसको अंग्रेजी में फैलोपियन नलिका। यदि निषेचन प्रक्रिया नहीं हो पाती है तो यह अंडाणु खिसक कर गर्भाशय की दीवार में चला जाता है, और गर्भाशय की दीवार में आने के फलस्वरूप गर्भाशय की दीवार को एक और हार्मोन तोड़ने का काम करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भाशय की दीवार इंडोमेट्रियम को तोड़ता है, और तोड़ने के बाद यहाँ से जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ से खून के द्वारा यह अंडाणु भी शरीर से बाहर निकल जाता है, और इसी प्रक्रिया को आवर्त चक्र कहते हैं। आवर्त चक्र यह 12 से 13 वर्ष की शुरू अवस्था में होती है, जिसको हम लोग मीनार्च अवस्था कहते हैं। मीनार्च अवस्था कहते हैं, और यह अवस्था 50 से 55 वर्ष की अवस्था में समाप्त हो जाती है, जिसे कहते हैं मीनोपाउच अवस्था। आवर्त चक्र 3 चरणों में बांटा गया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। आवर्त चक्र 3 अवस्था में बांटा गया है। पहला होता है रजोस्राव प्रावस्था। यह रजोस्राव प्रावस्था लगभग 5 दिनों तक चलता रहता है। 5 दिन के बाद गर्भाशय की भित्ति जो होती है, कुछ रुधिर की मात्रा होती है जो शरीर से बाहर निकलती है। यह रजोस्राव प्रावस्था 5 दिनों के बाद समाप्त हो जाती है। 5 दिनों के बाद समाप्त होने के बाद दूसरी अवस्था आती है, जिसको पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था कहते हैं। पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था 6 से 13 दिन के बीच पीयूष ग्रंथि के FSH हार्मोन के प्रभाव से 20 पुटिकाओं में पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था में हमने बताया मस्तिष्क से FSH हार्मोन के स्रावण के फलस्वरूप 20 पुटिकाओं में द्विबंधी होता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है, जिसमें केवल एक ही पुटिका बंद कर अन्य पुटिका पूरे कोशिका में बड़ी हो जाती है, और बड़ी होने के फलस्वरूप द्वितीयक अंडाणु का निर्माण करती है। और अभी हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया था, पीयूष ग्रंथि से FSH हार्मोन के स्रावण के फलस्वरूप यहाँ पे पुटिका कोशिकाओं में जीव द्रव्य के भर जाने के फलस्वरूप द्वितीयक अंडाणु का निर्माण होता है, जबकि पीयूष ग्रंथि के द्वारा LH हार्मोन के स्रावण के फलस्वरूप यह अंडाशय की दीवार टूट जाती है, और अंडाशय यहाँ पे आ जाता है फैलोपियन नलिका में। अंडाणु जब फैलोपियन नलिका में आ जाता है तो यह 14वें दिन होता है। कितने दिन? 14वें दिन। तीसरी अवस्था होती है पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था। यह 15वें से 18वें दिन के बीच होती है। इसमें ग्रेफियन पुटिका जो होती है वह टूट जाती है और कार्पस लुटियम में बन जाती है, और कार्पस लुटियम में अल्प मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होने लगता है, और अधिक मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है, जिससे गर्भाशय की इंडोमेट्रियम मोटी हो जाती है, और वह इंडोमेट्रियम टूटकर ब्लड के माध्यम से जो अंडाणु होता है उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। चलिए बच्चों, 10वां प्रश्न देखते हैं। अंडाणु जनन। अंडाणु जनन का मतलब होता है कि अंडाशय में अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। अंडाणु जनन में 3 प्रावस्था होती है। फर्स्ट होती है गुणन प्रावस्था, दूसरा होता है वृद्धि प्रावस्था और तीसरा होता है परिपक्वन प्रावस्था। यहाँ पे देखिए परिपक्वन प्रावस्था।
तो हमने अभी बताया आप लोगों को कि अंडाशय में अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। अंड जनन के 3 भाग होते हैं। तो गुणन प्रवस्था, पहले देखते हैं गुणन प्रवस्था। गुणन प्रवस्था का मतलब होता है कि अंडाशय में, यहाँ पे हमने आपको भी बताया कि अंडाशय में यहाँ पे पुटिका कोशिकाएं होती हैं। पुटिका कोशिकाएं थोड़ा सा ब्लड की मात्रा लेकर इसमें जीव द्रव्य भर जाता है। जीव द्रव्य भरने के फलस्वरूप यह अंडाशय धीरे धीरे बड़ा होने शुरू हो जाता है और बड़े होते होते यह द्वितीयक अंडाणु में परिवर्तित हो जाता है। द्वितीयक अंडाणु में परिवर्तित हो जाएगा और परिवर्तित होने के फलस्वरूप यह एलएच हार्मोन के प्रभाव के कारण अंडवाहिनी में टूटकर पहुंच जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह प्राइमरी सेल है, प्राथमिक कोशिका होती है। इसमें समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यह 2 भागों में बढ़ जाती है। 2 भागों में बंटने के बाद यह 4 ओगोनियम अंडाणु कोशिकाओं में बढ़ती है और अंडाणु कोशिकाओं में बंटने के बाद यह 3 कोशिका नष्ट हो जाती है। इसमें से एक कोशिका जो कार्यरत रहती है, आगे चलकर यह प्राइमरी oocyte यानी प्राथमिक अंडाणु का निर्माण करती है और प्राथमिक अंडाणु में इस तरह से ग्रोथ फेज आता है और ग्रोथ फेज के फलस्वरूप यह इसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यहाँ से 4 भागों में बढ़ जाता है। 3 पोलर बॉडी हो जाते हैं, एक कार्यरत रहता है और यही अंडाणु आगे चलकर निषेचन प्रक्रिया में सहायता करता है। तीसरा आता है परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था में हमने बताया कि जब अंडाणु पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, तो पूर्ण रूप से विकसित होने के फलस्वरूप यह पुटिका कोशिका के फटने से द्वितीयक अंडाणु मुक्त होकर फैलोपियन नलिका में प्रवेश कर जाता है और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश क्रिया के पश्चात यह परिपक्वन अंडाणु कोशिका के छोटी ध्रुवीय कोशिका का निर्माण करता है और इस तरह से जब परिपक्व अंडाणु हो जाता है तो फैलोपियन नलिका में जाने के बाद शुक्राणु के मिलने के बाद निषेचन प्रक्रिया अंडवाहिनी में संपन्न हो जाती है। चलिए 10 प्रश्न हमने आप लोगों को बताया और आगे का टॉपिक अगली वीडियो में आपको दिखाया जाएगा।